हेलो व्यूअर्स, बीडी बॉय एक यूट्यूब चैनल पे आप सबको वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट पे लिखिए। और आप सबकी दुआ पे मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलिए ये न्यू रिएक्शन वीडियो लेके आज हम रिएक्ट देने वाला है अल जवाहिरी किल यूएस ड्रोन खान सर का ये वीडियो रिसर्च एंड देखते हैं कैसा बनाया है, क्या बोला है इन्होंने। इस वीडियो में क्या क्या है, पाकिस्तान के बारे में वो बोलेगी और बांग्लादेश के बारे में वो बोलेगी, मैं जान चुका हूँ। तो आप लोग लगे रहे हमारे साथ। इनका ओरिजिनल जो वीडियो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप जाके खान सर को बहुत सारा प्यार दे दो। और खान सर का तो बहुत बड़ा यूट्यूब रही है और बहुत सारा सब्सक्राइबर है। तो भी आप लोग जाके उनको बहुत सारा प्यार दे दो। तो क्या बात, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली न्यू वीडियो अपलोड देता हूँ इस चैनल पे और आप देशों का ही वीडियो है। तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं बट सपोर्ट नहीं करते हैं यार। खान सर का एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था, वो था 1971 वार। आप लोग नहीं देखा तो हमारा चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। उस चैनल पे उस वीडियो पे 1.5 के व्यू हुआ है बट सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग। प्लीज़ मैं बोलूँगा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग आपका देशों का वीडियो देखता हूँ, आपका देशों का वीडियो पे रिएक्शन देता हूँ। और क्या बात, इस खुशी पे तो आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। और कमेंट भी कीजिए किस तरह वीडियो आप लोग चाहते हैं। तो बात नहीं बड़ा कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। अल जवाहिरी की जय हिंद। अलकायदा का सरगना यानी सर्वे सर्वा ऐमान अल जवाहिरी मारा गया। ये 9/11 हमला का एक मास्टरमाइंड था। देखिए 9/11 हमला हुआ था। 9/11 2011 में 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ। देखिए जब अमेरिकन भाषा लिखते हैं ना तो उससे पहले महीना लिख देता है सब, अब बाद में तारीख लिखता है सब। तो जैसे ये 9 जो लिख रहा है ना, ये महीना है, सितंबर महीना। अभी अगस्त 8वां चल रहा है, सितंबर 9 आएगा तो सितंबर पहले लिखता है। तो 9 सितंबर 2001 को हमला हुआ था। और हम लोग पहले तारीख लिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ हुआ था 26/11 यानी 26 नवंबर। तो हम लोग पहले डेट लिखते हैं, उसके बाद महीना लिखते हैं। आई CBSE वाला जो है सब ना पहले महीने में लिख देता है, उसके बाद डेट लिखता है सब। तो ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे धमाका से उड़ा दिया था। उसके बाद से तो अमेरिका इनको खोज रहा था और 10 साल बाद मार के गिराया। 2001 में इसने हमला किया और 2011 में अमेरिका ने एबटाबाद से मार के ओसामा बिन लादेन को गिरा दिया। यहाँ पर 2 मई 2011 को, यानी 10 साल बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन का बदला ले लिया था। इस बदले में जो एबटाबाद मारा गया था वो भारत की सीमा से महज 25 से 30 किलोमीटर था। पाकिस्तान के एबटाबाद में उसे मारा गया था। इस ऑपरेशन को अमेरिका के सील कमांडो ने, नेवी के सील कमांडो ने इस ऑपरेशन को कंप्लीट किया था। लेकिन इस हमले का जो मेन मास्टरमाइंड था ओसामा बिन लादेन तो फेस था, जबकि पूरा बैकग्राउंड पूरी संभालता था ऐमान अल जवाहिरी। ये पेशे से एक डॉक्टर था, ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था। तो ये सब पढ़े लिखे थे सब, पता नहीं कैसे इधर चला आया सब। यहाँ पर हम लोग के यहाँ तो छोट मोट गुंडा तबाही मचा देता है सब, देखते हैं विकास दुबे वगैरह, जो इंटरनेशनल है सब, भयानक मारता है सब, होलसेल में उड़ाता है सब। तो ओसामा बिन लादेन एक फेस वैल्यू था अलकायदा का, जबकि सारा अंदर का ऑपरेशन ऐमान अल जवाहिरी देख रहा था। तो 2011 में जैसे ओसामा बिन लादेन मारा गया तो अगला जो पूरा इसका सुप्रीम कमांडर, जिसे ये लोग कहते हैं सरगना, वो ऐमान अल जवाहिरी बना। ऐमान अल जवाहिरी को मारने के लिए अमेरिका पहले बहुत बार किया, कई बार इसके प्रयास असफल रहे। तो इसकी टोटल जिम्मेदारी CIA को सौंप दिया गया। ऐमान अल जवाहिरी की रेकी CIA कर रही थी। इसे फरवरी में ही इनपुट मिल गया था कि ऐमान अल जवाहिरी हक्कानी ग्रुप के साथ मिलकर काबुल में शिफ्ट हो गया है। तो इसने काबुल के आसपास के घरों की रेकी करने चालू किया। इसने क्या किया, CIA ने महिलाओं को भर्ती किया और वहां की महिलाओं को उस एरिया की रेकी करने के लिए दिया गया। तो काबुल के एक बिल्डिंग में पाया गया कि यहाँ ऐमान अल जवाहिरी जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति आता है खिड़की पर। तो यहाँ से कुछ दूरी पर ड्रोन कैमरास को फिट किए गए और सैटेलाइट इमेजिंग ड्रोन से फिगर लाया गया, जिससे ये पता चल गया कि ऐमान अल जवाहिरी अक्सर इस बालकनी में आता है और ये कंफर्म हो गया कि अल जवाहिरी है। तो इसको जो बाइडेन ने परमिशन दिया
और संडे के दिन ऐमान अल जवाहिरी को ड्रोन से एक मिसाइल अटैक किया गया जो सीधे इसके छाती पे घुस गया और ब्लास्ट कर गया। इस ड्रोन के ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई, केवल ऐमान अल जवाहिरी मरा। देखिए अगल बगल की बिल्डिंग को भी ज्यादा लॉस नहीं हुआ है, केवल वो रेलिंग गया है। इसको मारा गया था रीपर मिसाइल से, रीपर ड्रोन से। यह रीपर ड्रोन एक हमलावर ड्रोन है, एक बहुत लंबे समय तक इंड्योरेंस कर सकता है हवा में। इसमें हेल फायर मिसाइल लगाई गई थी। इस हेल फायर मिसाइल की खासियत है कि आगे वाले भाग में इसमें गाइडेंस सिस्टम है और पीछे वाले भाग में फ्रेगमेंटेशन है। मतलब इस फ्रेगमेंटेशन मतलब ये नोकीले नोकीले इसमें धातु के रॉड होते हैं जो सीधे किसी के व्यक्ति के अंदर घुस सकते हैं। और इसे मारा गया जब, तो ये सीधा यहाँ पे ऐमान अल जवाहिरी खड़ा था, सीधे आके एकदम छाती पे घुस गया, किसी को पता भी नहीं चला। ये ब्लास्ट नहीं होता है बल्कि धारदार चाकू की तरह शरीर के अंदर घुस जाता है और ऐमान अल जवाहिरी की वहीं पर मृत्यु हो गई। इस मृत्यु के बाद सारे आतंकवादी एक हो गए, सब अलकायदा, तालिबान और पाकिस्तान में पन रहे जो पाकिस्तान का तालिबान है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, टीटीपी जो है, वो सब एक हो गए। और इन तीनों को ये लगने लगा है कि इस हमले में पाकिस्तान ने इसका साथ दिया है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी सॉफ्ट हुआ है आतंकवाद के मुद्दे पर। अमेरिका जिस तरह से कहता है आतंकवादियों को, पाकिस्तान अब उस तरह से दबाने लगा है क्योंकि इनके पास भिखमंगे हो गए, पैसे नहीं है यहाँ पर। तो अब ये तीनों मिलकर इनसे दुश्मनी कर लिया। अब इन चोट्टों को समझ में आ रहा है कि सांप पालेंगे तो एक दिन तुम्ही को काटेगा यहाँ पर। अब क्या हुआ है कि अमेरिका यहां पर, इसी बीच बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। बलूचिस्तान 2030 में बलूचिस्तान टूट के अलग होगा। पहला विभाजन पाकिस्तान का हुआ बना जब 1947 में, 1971 में यहां हुआ, 2030 में यहां हो गया। बलूचिस्तान में बाढ़ आया हुआ था और बलूचिस्तान में यहां से आर्मी के टॉप कमांडर्स का हेलीकॉप्टर जा रहा था। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर भी वहां बलूचिस्तान रिबल्स ने हमला किया था। इस हमले कहिए या दुर्घटना कहिए, इसमें यह पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और उसमें टॉप लेवल के अधिकारी थे। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ये अगले सेना प्रमुख होने वाले थे और इमरान खान के काफी करीबी थे। हमारा चचवा तो ऐसे ही गया, सोच रहा उसका करीबी मारा गया। दूसरा ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ये ब्रिगेडियर रैंक के थे। ब्रिगेडियर खालिद, ये इतने बड़े बड़े अधिकारी थे। मेजर अहमद, मेजर मन्नान, ये इतने बड़े बड़े अधिकारी इसमें मारे गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुर्घटना भी हो सकता है और साथ में ये भी हो सकता है कि बलूचिस्तान रेबल्स ने यह किया है। देखिए पाकिस्तान अलकायदा के मारे जाने से यहाँ पे एक बलूचिस्तान रिबल आतंकवादी मतलब उग्रवादी पहले से अलगाववादी है। यहाँ तहरीके तालिबान है जो पाकिस्तान को कहता है कि जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जा किया हम पूरे पाकिस्तान को कब्जा करेंगे। यहाँ अलकायदा मराया है वो ऐसे ही भड़का हुआ है पाकिस्तान के ऊपर और तालिबान का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। अब सारे आतंकवादियों की वजह से पाकिस्तान क्या हो चुका है, पीस गया है और बहुत जल्दी अब उसका यह वाला एरिया बलूचिस्तान हाथ से जाने वाला है। इसको समझिए कैसे। देखिए पाकिस्तान के पास पैसे की कमी थी तो पाकिस्तान बहुत बार अमेरिका से कहा, अमेरिका ने तो फोन भी नहीं किया पाकिस्तानियों को यहाँ पर। तो वहाँ के जो सेना प्रमुख थे उन्होंने जो बाइडेन से डायरेक्ट कहा कि हम आतंकवाद के खात्मे में आपकी मदद करेंगे, लेकिन प्लीज आप आईएमएफ को कहिए कि वो इन्हें लोन प्रोवाइड करे। तो आईएमएफ कुछ हद तक विचार कर रहा है लोन का, इसलिए ये आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान ने भी इसमें बहुत हेल्प किया होगा अमेरिका का यहाँ पर। अब पाकिस्तान के पास पैसे है नहीं, पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है, इनके पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार एकदम गिर चुका है, $8 बिलियन का है। इन चोट्टों के पास $8 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है और कर्जा इनके पास $250 बिलियन का। ये चोट्टा किस यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़े हैं सब हमको नहीं समझ में आ रहा है। औकात है 8 बिलियन की, पैसा लिए हैं $250 बिलियन की और इनका 1 रुपया, पाकिस्तान का 1 रुपया, जो पाकिस्तान का जो रुपया है इतना नीचे गिर गया है कि $1 $240 रुपया पहुंच चुका है। तो अब इतना महंगाई, अभी हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ $1 69 से 80 रुपये के बीच में, 80 राउंड द फिगर, 80 से थोड़ा बहुत आगे पीछे की ओर जा रहा है। और यहाँ देख रहे हैं 3 गुना भयानक, तो हमसे 3 गुना महंगाई में जा रहा है यहाँ पे। जबकि आबादी देखिए कितना कम है, उत्तर प्रदेश बराबर आबादी है, ये छोटा सबसे इतनी चुकी आबादी को नहीं संभाल पा रहा है, तो क्या कहेगा सब इसको। तो खैर अमेरिका कुछ हद तक मदद कर रहा है, लेकिन जैसे अमेरिका मदद करेगा आतंकवादी इनके ऊपर चढ़ जाएंगे सबकी ससुरा, तूने हमको क्या कर दिया, मरवा दिया। अब इनके पास पैसे नहीं है, अब ये जाएंगे कहाँ पे, अपनी जनता को भूखे मरने तो छोड़ेगा नहीं कोई भी देश, तो लोन भी चुकाना है। तब ये गए लोग लोन मांगने कहाँ पे, चाइना के पास। कहें लोग कि भैया हमको लोन दे दो। आखिर ये लोग तो अल्टीमेटली चाइना के ही रखेल हैं ये लोग, तो लोन मांगने वहाँ गए, लेकिन हो गया यहाँ खेला। चाइना के पास अभी भयंकर बवाल चल रहा है। चाइना ने पूरी दुनिया में घूम घूम लोन बांटा था, श्रीलंका में बांटा, अफ्रीका में बांटा, बांग्लादेश में बांटा, म्यांमार में बांटा, और सारे देश लोन चुका नहीं पाए। अब चाइना के बैंकों के पास पैसा हो गया खत्म, और जो लोग चाइना के बैंकों में पैसा रखे थे वो लोग गए मांगने कि हमारा पैसा दो,
तो बैंक कर रहा आपका पैसा तो श्रीलंका को दिए थे डूब गया, आपका पैसा माली को दिए थे डूब गया, आपका बांग्लादेश को दिए थे डूब गया, म्यांमार को दिए थे डूब गया। अब वहां के लोग भयानक सड़कों पे उतर गए कि चोट्टा हमारा पैसा तुम डुबा दिए यहाँ पे। तो चाइना गवर्नमेंट ने सड़कों पे टैंक उतार दिया, कहा कि ससुरा तू नहीं तुम ज्यादा कूदेगा उड़ा देंगे तोरा टैंक कैसे यहाँ पर, इतना खतरनाक है सब। तो एक तो इनके पास पैसा नहीं है, ये पैसा देने वाले भी नहीं। दूसरा चाइना फंसा हुआ भी ताइवान इशू वाले पर, तो चाइना इनको पैसा नहीं दिया। दूसरा चाइना के लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं, क्योंकि इधर कई ऐसी घटना हुई हैं जो पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट हुए हैं, उसमें चाइनीज वर्कर मारे गए हैं और टारगेटेड मारे गए। दासू डैम में मारे गए थे, उसके बाद चाइनीज सब AK-47 लेके ड्यूटी करता था, बस से जो जा रहे थे उस बस को जला दिया गया, चाइनीज जिंदा जल गए वहाँ पे। तो डर के मारे चाइनीज ऐसे लाइन लगा के भागने लगे वहाँ पर, कराची एयरपोर्ट से भाग गए। सोच कहाँ रहेंगे हम चाइना में। तो चाइना पाकिस्तान के ऊपर लोन तो दिया नहीं, कर्जा माफ किया नहीं, उल्टे लगा दिया 11.6 मिलियन डॉलर का फाइन कि दे चट्टा कहीं का, हमारे नागरिक मरे हैं, सुरक्षा दो नहीं तो इतना पैसा दो यहाँ पर। तो पाकिस्तान के पास तो था नहीं, गरीबी में आटा गीला हो गया। पाकिस्तान को हर हाल में अपना कर्ज हटाना पड़ेगा वरना पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। इसके लिए पाकिस्तान के संसद ने एक ऐसा विधेयक पास कर दिया कि पाकिस्तान अपने किसी भी एसेट्स को, जैसे हाईवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया या फिर बंदरगाह हो गया, इसे विदेशी को बेच सकते हैं और इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। सोचिए कि ये लोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट को साइड कर दिए। अब इन्होंने ग्वादर पोर्ट तो बेच रखा है, ग्वादर पोर्ट बचा नहीं, इनका एयरपोर्ट कोई लेने वाला है नहीं यहाँ पर। तो हो सकता है कि ये हाईवे वगैरह को बेचे कि भैया तुम यहाँ से टोल वसूल के ले जाओ यहाँ पर। हद तो तब हो गया वहाँ की महिलाएं इसका विरोध करने लगी, क्योंकि चाइनीज जो थे पाकिस्तानी लड़कियों को लेके जाने लगे चाइना में। किसी भी देश के लिए इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। ये पाकिस्तानी न्यूज है, देखिए यहाँ पाकिस्तान का झंडा भी है। ये पाकिस्तानी लड़की को कोलगल को लेके जा रहा था चाइना में, यहाँ पे विरोध हो गया यहाँ पे। तो अब पाकिस्तानी लड़कियां अब जाएंगी कर्जा उतारने के लिए। यार कोई भी देखो, हम लोग को भी इतना शर्म लगता है देश सुनते कि पाकिस्तान वालों का क्या क्या हाल हो गया वहाँ पे। ये हाल है और पाकिस्तान के लोग भी देख रहे होंगे। तो ये आप ही के यहाँ का न्यूज है, ये हमारे यहाँ का न्यूज नहीं है। चाइनीज भड़क गया कि हम ले के जाएंगे उसको यहाँ पर। तो ये हाल हो गया पाकिस्तान का और उसके पास बेचने के लिए कुछ है नहीं। CPEC सड़क में ऑलरेडी उसने कर्जा ले रखा है, इतना बड़ा सड़क बनाने में और चारों ओर फैक्ट्री लगाने में। फैक्ट्री तो लगी नहीं। दूसरा ग्वादर पोर्ट इसने 40 साल के लिए लीज पर दे रखा है, तो इसके पास अब बेचने के लिए कुछ है नहीं। अब चाइनीजों का बलूचिस्तान के एरिया में कब्जा होते जा रहा है। बलूचिस्तान खनिज संपदा से बहुत भरा हुआ है और बलूचिस्तान के खनिज को चाइना निकाल रहा है और यहाँ बलोच वाले मिल के उसको मार रहे हैं। बलोचों का कहना है कि ससुरा हमको अलग करो, जब तुम हमारे साथ भेदभाव करते हो तो हमको अलग करो। देखिए पाकिस्तान की समस्या समझिए, कोई भी देश को एजुकेशन बहुत जरूरी है और ना उस देश के अंदर जाहिलियत भर जाएगी। पाकिस्तान में जो पंजाबी लोग हैं उन्हें ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। कहा जाता है कि गोरे गोरे लोग होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वैल्यू पंजाबियों को दिया जाता है, उसके बाद वैल्यू सिंधियों को दिया जाता है। पाकिस्तान में यही दो लोग इज्जत से जी सकते हैं और सबसे कम वैल्यू दिया जाता है बलोचों को। तो बलोच को इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती है। हालांकि अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे ज़्यादा तो पंजाबियों की इज्जत होती है, उसके बाद सिंधियों की, बची कुची जो इज्जत एकदम कचड़ा बराबर देते हैं सब बलोचों को। इससे भी गए गुजरा इज्जत देते हैं सब बंगाल को, पूर्वी पाकिस्तान को। ये बांग्लादेश जिसे देख रहे हैं ये तो पूर्वी पाकिस्तान था। ये पाकिस्तानी इन्हें कहते थे कि ये बंगाली काले होते हैं, इन्हें किसी काम लायक नहीं रखते थे। तो यही हुआ कि बंगाल में मुक्ति वाहिनी खड़ी हो गई और 1971 में भारत के सहयोग से यह मुक्ति वाहिनी ने आज़ाद करा दिया और 1971 में बांग्लादेश टूट गया। यह इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा 50 सालों के बाद, 60 सालों के बाद। 2030 तक यहाँ से बलोच भी अलग हो जाएगा। बलोच का कहना है कि ससुरा तुम हमको निम्न कैटेगरी का समझते हो तो हम क्यों तुम्हारे साथ रहेंगे यहाँ पर। तो बलोच अभी यहाँ से 2030 तक क्या हो रहा है, ये अलग होने की लगभग 99.99 संभावना है कि बलोच अलग हो जाएगा। तो बलोच को समझिए, बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया 1 अप्रैल 1948 को, जबरदस्ती यहाँ बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। तभी से बलूचिस्तान में यहाँ इसका विरोध हो रहा है। बलूचिस्तान का जो एरिया है टोटल पाकिस्तान का 40% एरिया है ये बलूचिस्तान, लेकिन यहाँ आबादी इतनी कम है, महज 7% आबादी रहती है, 7%, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से पहाड़ और पठार है। लेकिन यहाँ खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के टोटल गैस और पेट्रोलियम का 45% इसी बलूचिस्तान से निकलता है। उसका टोटल खनिज जो मिनरल है, कॉपर है, ये सब है, ये सब बलूचिस्तान से निकलता है। इसकी सीमा अफगानिस्तान से और ईरान से लगती है, इसलिए इसका स्ट्रेटजिक महत्व भी है। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह भी यहीं से है। CPEC सड़क भी इधर ही जा रहा है। लेकिन इन सारे चीज़ों में
बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार नहीं दिया गया, यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया गया, ना ही कोई कायदे की यूनिवर्सिटी खोली गई, ना ही हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया गया, ना ही किसी इन्वेस्टमेंट को यहाँ लाया गया। यहाँ किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं किया गया और उल्टा तो यहाँ पे सेना लगा दिया गया जो यहाँ लोगों को घर में घुस घुस के मार देती है, और चाइनीजों को भर दिया गया जो यहाँ की लड़कियों को उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये एरिया में भीषण बवाल हो गया है। अब इन लोगों का कहना है कि हम क्या रहेंगे, अलग रहना चाहते हैं। तो ये बलोच वाले लोग अलग रहना चाहते हैं। अब यहाँ पे डबल समस्या समझिए कि बलोच जो है इनको भारत का समर्थन है, ये भारत के मतलब फेवर में रहते हैं। देखिए जब भी बलोच का झंडा देखिएगा तो इंडिया का झंडा साथ में रहेगा। तो बलूचिस्तान में ये अशांति देखकर यहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये भाई साहब देख रहे हैं, ये जो हीरो की तरह है, तो हम लोग के लिए तो ठीक है, ससुरा मार रहा है पाकिस्तान को, मार भाई तुम और तगड़ा एकदम यहाँ पे। तो हम लोग के लिए क्या कचरा है, हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। इंटरनेशनल रिलेशन में तो यही होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा एथिक्स वाले हैं, खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते हैं इनका, लेकिन आप तो समझदार हैं यहाँ पे। तो तहरीके तालिबान कहता है कि हाँ ये अलग होना चाहिए। दूसरा जो बलोच लोग हैं, लोग बलूच, ये भी अब पाकिस्तान से कहने लगे हैं कि हमको अलग करना है। और हद तब हो गई जब फरवरी में इन बलोचों ने पाकिस्तान के 200 रेंजर जवानों को, उनके जो बीएसएफ होती है रेंजर, मार के मौत के घाट उतार दिया वहाँ पर। अब पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि 26/11 पे हमला कराओगे, कश्मीर में कराओगे, अब तुम ससुरे खुद मरोगे। अब इसमें भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि इनका थोड़ा समर्थन करना चाहिए, जो बलोच हैं। अब इसमें ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने समर्थन नहीं किया था। 2016 में लाल किले पे से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि पीओके और बलोच के लोगों के साथ उनकी सहानुभूति है। इससे बलोच लोगों का मनोबल बहुत बढ़ गया। अब बलोचों का मनोबल बढ़ेगा ना तो ये विद्रोह कर देंगे, लेकिन ये लुका छिपी की तरह नहीं हो पाएगा। और हाँ, ये बात हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, इनके एक लिमिटेशंस है, ये कुछ भी बातों को नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग तो बोल सकते हैं। हम लोग तो कहते हैं भैया खुला समर्थन है भारत का। बलोच लोगों से कहते हैं कि इशारा समझो, हम लोग भी खुला समर्थन इशारों में ही किए थे मुक्ति वाहिनी का, और 1971 में अलग हुआ था। तो जितने बलोच भाई लोग हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे आइबे करेंगे, हमारा विक्रांत पीछे से आएगा, सब आएगा यार, बस एक बार आगे बढ़िए। सरकार का काम क्या है कि वो खुल के तो कुछ नहीं बोल सकते ना, फंस जाएगी। तो सरकार का काम थोड़ा पर्दे के पीछे होता है। तो हम लोग का काम है बलोच लोगों का मोरल बढ़ाना, तो मोरल हाई हम लोग कर देते हैं। बाकी मटेरियल पहुंचाना सरकार का काम है, हमारी रॉ है, मटेरियल पहुंचा दे। हम लोग के लिए एक फ़ायदा ये है कि हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है लेकिन बोल नहीं सकती। आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में एक दबाव बन जाता है कि आप क्यों किसी देश को तोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो भारत के लिए ये एक बहुत अच्छा जब दबाव है कि अगर तुम कश्मीर को अशांत करोगे तो ससुरे हम तो तुम्हारा तूरिये देंगे, और हमें तोड़ने में जाता क्या, पहले से एक्सपीरियंस है हम लोग के पास 1971 का, इसी को दोहरा देंगे 2030 में, और तुम्हारे पास तो अर्थव्यवस्था नहीं है, ससुरे खाए भी ना मर रहे हो यहाँ पर। देखिए बलूचिस्तान का अलग होना या अशांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है कश्मीर के सिक्योरिटी के लिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% एरिया है, अगर ये अशांत हो गया, यहां विद्रोह हो गया आजादी के लिए, तो पाकिस्तान को अपनी सेना को यहां से बुलाना पड़ेगा कश्मीर से, और यहां पर जाके इंसर्जेंसी को शांत करना पड़ेगा, जिससे कि हमें फायदा होगा और कश्मीर शांत होगा। तो कश्मीरी भाइयों की शहादत न हो, कश्मीर शांत हो सके, भारत का कश्मीर भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, वहां भी विकास हो सके। इसलिए कश्मीर के विकास के लिए यह जरूरी है कि एक नए देश का उदय हो, और इसके लिए जहां तक हो सके हम लोग से तो जितना बनता है कर सकते हैं। हम मोरल बढ़ा सकते हैं, आइडियाज आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मटेरियल सरकार ले आएगी। बलोच लोग आप याद रखिए, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आप एक कदम आगे बढ़ाइए, बाकी सारा काम हम लोग कर देंगे यहां से। तो ये बलूचिस्तान का ये एरिया अशांत होना जरूरी है, इससे एक तीर से दो निशान होगा। एक पाकिस्तानी आर्मी इधर मोबिलाइज होगी, दूसरा पाकिस्तान का जो चाइना का ये जो सीपीईसी का सपना है ये भी धाराशायी होगा, ग्वादर पोर्ट का पूरा पैसा फंस जाएगा। अब ससुरा चाइना, अब चाइना की मजबूरी बनेगी कि उसको मलक्का होके ही आना पड़ेगा, क्योंकि पहले उसका आइडिया था कि इधर से इधर अरब सागर में चले जाएंगे, भारत को बाईपास कर देंगे। अब ससुरे बाईपास करके दिखाओ, हिंद महासागर में तो उघारे करके मारेगी इंडियन नेवी तुम चाइनीज लोगों को। तो भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है ये बलूचिस्तान का मामला खेलना, और अभी मौका बहुत बेहतरीन है बलूचिस्तान वाले लोगों के लिए। मोरल के साथ साथ मटेरियल की भी जरूरत है, और बलूचिस्तान वाले लोगों को भी कहते हैं एक बार तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। एक समय था जब पाकिस्तान जो था ना चाइना के गोद में बैठा था। आइए हमारा चचवा क्या बोलता था, ये चोट्टा साला क्या कह रहा था कि हमारी और चाइना की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है और समुद्र से भी गहरी है। चोट्टा कहीं का। अब बोलो कि हमारा और चाइना का कर्जा हिमालय से भी ऊंचा है,
समुद्र से भी गहरा है, दूसरे के बल पे कूदेंगे। देखिए मेन आप समझिए गहराई से, कभी भी किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो किसी दूसरे देश पे नहीं कूदना चाहिए। एक समय था ये ससुरा अमेरिका के दम पे कूदता था, बाद में चाइना के दम पे कूदा, दोनों ने लात मार दिया। तो ये मोरल है लेसन, किसी को दूसरे देश पे नहीं कूदना चाहिए। यूक्रेन तो कूद रहे थे, मरा गए छुट्टा। दूसरा कि हर देश को अपने खुद के विकास पे ध्यान देना चाहिए, दूसरे के टांग नहीं लड़ाना चाहिए। हम लोग मंगल ग्रह तक चले गए, ये ससुरा अभी कश्मीर में घुसने के लिए सोच रहा है। तो अगर ये टांग नहीं लड़ाता, कश्मीर से 370 हट गया, धीरे धीरे आने वाली जितने कश्मीर के उग्रवादी हैं सब, ये चोट्टे 30-40 साल में मर जाएंगे सब। उसके बाद नई जनरेशन वो भारत से कंधा मिला के चलेगी, उसको पता ही नहीं चलेगा 370 क्या है। लॉन्ग टाइम में सोचिए यहाँ पर। दूसरा, हर देश को अपना एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान ने कभी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया। और सबसे जरूरी, आत्मनिर्भर बनिए। हम लोग आत्मनिर्भर की ओर बनेंगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे खतरनाक जो चीज किसी देश को बर्बाद कर देता है, धार्मिक लोगों का देश के ऊपर वर्चस्व हो जाना। यहाँ फ्रांस देखिए, फ्रांस के राजदूत को लात मारो, इनको मारो, उनको मारो। अरे यार, धार्मिक चीजें घर के अंदर की चीज है, बट देश के ऊपर धर्म हावी नहीं होना चाहिए। क्योंकि धर्म एक ऐसा चीज है जो कभी मतलब आप उसमें आपको प्रॉफिट लॉस कुछ सोचना ही नहीं देता आपको। तो पाकिस्तान में क्या हुआ, यही सारी समस्या हुई, धर्म हावी हो गया। आज पाकिस्तान जा रहा है यहाँ पे 2030 तक, ये गारंटी है, लिख लीजिए यहाँ पर, कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान टूटेगा और उसमें हम लोग भी अपना योगदान देंगे। क्योंकि डिजिटल इंडिया का यही तो फायदा है यहाँ पर, ताकि हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। एक्चुअली इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसमें एक चीज़ को समझने से पहले आपको कई अलग अलग चीज़ों की जरूरी होती है यहाँ पर। अब क्लास में क्या होता है कि आदमी पूरा का पूरा एक लंबा लेक्चर लिया रहता है क्लास में, डेली 4 घंटा 5 घंटा, तो एक फाउंडेशन बिल्ट हो जाता है, तो समझने में इजी हो जाता है। खैर, हमारी कोशिश रहती है कि एकदम सरल से सरल भाषा में आपको ये चीज़ों को समझाया जा सके। आई होप आप समझे होंगे। बाकी जो क्लासेज चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं अपने एप्लीकेशन पे। जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके लिए और मेहनत लगा के पढ़ाई कीजिए। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। क्या वीडियो था यार, कितने अच्छे तरह से इन्होंने समझाया, बहुत अच्छे तरह से समझाता है यार खान सर ने। और आज का वीडियो था बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत पावरफुल, बहुत कुछ नया जान चुका हूँ आज का वीडियो पे। और खान सर तो बराबर बहुत अच्छा तरह से लेक्चर देता है, बहुत अच्छा तरह से समझाता है, सब कुछ प्रूफ के साथ। तो पाकिस्तान का जो बात बोला है इन्होंने बालूच के बारे में, ये मैं नहीं जानता था, आज न्यू जाना हूँ। जो पाकिस्तान की देशों में इतना कंदल चल रहा है और बालूच अलग होना चाहता है, ये मैं नहीं जान चुका था, आज न्यू जान चुका हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया जान चुका हूँ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे लिखिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग व्यू करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते यार। 90% व्यूअर्स व्यू करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ ही रहे, डेली न्यू वीडियो लेके आ जाएंगे। तो क्या बात, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहा है, नेक्स्ट न्यू वीडियो लेके फिर आ जाएंगे। और खान सर का तो बहुत 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 थैंक्स है, आप इतने अच्छा तरह से वीडियो बना रहा है और इतने अच्छा तरह से सबको समझा रहा है। तो आप चलिए, हम आपका साथ है। और क्या बात, आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यू वीडियो लेके फिर आ जाएंगे। तब तक आप लोग भला रहे, खुश रहे, बाय बाय।